हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगी। डायबिटीज़ कितने तरह की होती है, इसके कारण क्या हैं, किन लोगों में ज़्यादा मिल सकती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैलोरी कितनी लेनी चाहिए, डायबिटीज़ से किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, गर्ल्स को ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और अगर कराना चाहिए तो किस केस में ज़्यादा कराना चाहिए, प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ने से क्या हो सकता है, किस किस तरह की जांच होती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी शुगर नॉर्मल है या आपको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है। ब्लड में शुगर का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है, इनके लक्षण के बारे में। जिन लोगों का ब्लड शुगर बढ़ जाता है उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। डायबिटीज़ में नॉर्मल से ज़्यादा भूख लगने लगती है। ब्लड शुगर बढ़ जाने पर आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्यास लगने लगती है। डायबिटीज़ में हर वक्त थकान सी महसूस होती है। जब भी किसी तरह का घाव बन जाता है तो वो जल्दी नहीं भरता। इससे आपको पता लगता है कि हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ हो। ब्लड शुगर ज़्यादा लंबे समय तक बढ़े होने की वजह से आपको विज़न की प्रॉब्लम भी आ सकती है। डायबिटीज़ में हाथों और पैरों में एक अजीब सी झंझनाहट सी महसूस होती है। डायबिटीज़ में पॉलीफेजिया होता है, मतलब ज़्यादा भूख लगती है। पॉलीडिप्सिया होता है, मतलब ज़्यादा प्यास लगती है। ब्लर्ड विज़न होता है, देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें लिथार्जी, फटीग होता है, स्टूपर, अनकॉन्शियसनेस फील होती है, वेट लॉस हो सकता है और स्मेल ऑफ एसीटोन की स्मेल आ सकती है। पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा बार यूरिन जाना, ये नॉर्मल डायबिटीज़ में मिल सकता है, लेकिन उसके सिवा स्मॉल ब्रीदिंग, हाइपरवेंटिलेशन, नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये चीज़ें भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस में या सीवियर केसेस में ही मिलती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर छोटे बच्चों में या अडल्ट में मिलती है। इसका ट्रीटमेंट केवल इंसुलिन होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़े ओल्डर एज में मिलती है। ये इंसुलिन रेसिस्टेंट होती है, किड्स में भी पाई जाती है। जनरली उन बच्चों में पाई जाती है जो थोड़े फैटी होते हैं। जब ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन होता है, इसका मतलब कि आप प्री डायबिटीज़ के केस में आ चुके हैं। जब ब्लड शुगर प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जिन लोगों की लाइफस्टाइल सीडेंट्री होती है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उन लोगों में डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों के मम्मी पापा, दादी बाबा, नानी नाना, जिनको भी डायबिटीज़ होती है, उनको भी डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है उन लोगों को भी डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है उन लोगों में भी डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो लोग फिज़िकली एक्टिव नहीं होते हैं उन लोगों में भी डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा होती है। बढ़ती उम्र और बढ़ते वजन की वजह से भी डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लेडीज़ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई बार बार हो रहा होता है उन लोगों को भी ब्लड शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो फ्यूचर में बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, बच्चा सही समय से पहले पैदा हो सकता है, माँ और बच्चे को बाद में चल के टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है और बच्चा डेड बॉर्न भी हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ ब्लड टेस्ट की जो कि डायबिटीज़ के लिए कराए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट है ब्लड शुगर टेस्ट। ये आप ग्लूकोमीटर से घर में भी कर सकते हैं और किसी लैब से भी करा सकते हैं। ब्लड शुगर भी ब्लड प्रेशर की तरह फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो इसीलिए ये आपका कंट्रोल रहता है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं। इससे
3 महीने की ब्लड शुगर आपकी कंट्रोल है या नहीं है ये आ जाती है। OGTT भी एक टेस्ट होता है, इसका पूरा नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जब भी लोग ब्लड शुगर का टेस्ट कराते हैं तो वो दिन में किसी भी वक्त करा लेते हैं, तो उसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। और अगर वो बिना कुछ खाए खाली पेट कराते हैं तो उसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। अगर उसकी रिपोर्ट 80 to 100 आती है, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल हैं। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर 101 से 125 के बीच में आता है, इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब है कि आप डायबिटीज़ के रिस्क पे हैं। यहाँ से आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके बच भी सकते हैं और डायबिटिक भी हो सकते हैं। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो इसका मतलब आप डायबिटिक हैं और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर खाने के 1 या 2 घंटे बाद का लेने वाला ब्लड शुगर है। इसमें अगर रिपोर्ट 120 से 140 आती है, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल हैं। अगर रिपोर्ट 140 से 160 आती है, इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं। अगर आपकी रिपोर्ट 200 मिलीग्राम पर DL से भी ज़्यादा आती है, इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हैं और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट 6% से ज़्यादा आई है, इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हैं। 4 से 6% नॉर्मल होता है। OGTT की रिपोर्ट अगर आपकी 140 मिलीग्राम पर DL से कम आई है, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल हैं, और अगर उससे ज़्यादा है मतलब कि आप डायबिटिक हैं। अब बात करेंगे ब्लड शुगर के कॉम्प्लिकेशन की। मतलब अगर ब्लड शुगर अचानक से बहुत कम होता है या अचानक से बहुत ज़्यादा होता है तो इसको हम अक्यूट कॉम्प्लिकेशन कहेंगे। और अगर ब्लड शुगर लंबे समय तक बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, इसको हम क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अक्यूट कॉम्प्लिकेशन की। अगर ब्लड शुगर अचानक बहुत कम होता है या अचानक बहुत ज़्यादा होता है तो आपको क्या हो सकता है। अगर ब्लड शुगर अचानक से बहुत कम होता है तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अचानक से ब्लड शुगर का बहुत कम होना बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को ये कहा जाता है कि वो अपने साथ थोड़ा मीठा भी कैरी किया करें। ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाने से कीटो एसिडोसिस भी हो सकती है। ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक कोमा भी हो सकता है। अब बात करते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन की। जब आपका ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो आपको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएं। आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है। किडनी से जुड़ी हुई पैथोलॉजी भी हो सकती हैं। रेटिना की पैथोलॉजी भी हो सकती है। पैरों में भी तरह तरह के सोर्स हो सकते हैं। सुनने की भी समस्या आ सकती है। अल्जाइमर भी हो सकता है। डिप्रेशन भी हो सकता है। स्किन डिजीजेस भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड शुगर को रेगुलरली चेक कराते रहें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको अपने वज़न को कम कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, डायबिटीज़ में आप मील्स को स्किप करके या डाइटिंग करके अपना वज़न लूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, आपको मीठा खाने से बचना चाहिए। और मीठा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर आपका शुगर अचानक से बढ़ जाता है तो वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। थोड़े थोड़े समय पे अगर आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो थोड़ा शुगर बनेगा और वो इस्तेमाल हो जाएगा। याद रखें, मीठा ना खाने से एक तो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा और दूसरे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। आपको होल ग्रेन लेना चाहिए और लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खानी चाहिए। आप नट्स और प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल
बाकी ऑयल की अपेक्षा ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद होता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको डायबिटीज़ में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको 600 कैलोरी भी आपके लिए बहुत है। अगर आपका वज़न नॉर्मल है और आपकी लाइफ बहुत फिज़िकल एक्टिविटी वाली नहीं है तो 1200 कैलोरी से 1500 आपके लिए बहुत है। आपको डेली आधे घंटे की एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। आपको अपने पैरों की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। आप अपने पैरों को साफ करते रहें और उसको मॉइस्चराइज भी करते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं खुद से ना खाएं। जिन लोगों का ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ा होता है उन लोगों को अक्सर मेटफॉर्मिन दी जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि ब्लड शुगर हमेशा बढ़ता घटता रहता है, इसीलिए एक बार डॉक्टर से दवा लेने के बाद आप बिल्कुल ऐसा ना कर दें कि उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं ही नहीं। हमेशा ही ऐसी बीमारियों में फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है। याद रखें, मार्केट में अलग अलग तरह की दवाइयाँ इंट्रोड्यूस होती रहती हैं, इसीलिए किसी भी बीमारी के लिए आपको एक ही इलाज हर वक्त नहीं लेते रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।